गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था सेकेंडरी मार्केट, है ना। और उसमें हमने प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस तक किया था। उसके बाद देखिए छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, वो अभी कराने वाले हूँ। 2 मार्क्स में भी आते हैं और जिनका अगर आपको मीनिंग पता चल जाए तो आगे आप उसका जो है वो डिटेल देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रोसीजर फॉर डीलिंग एट स्टॉक एक्सचेंज। कि जो स्टॉक एक्सचेंज में उसमें अगर आपने डीलिंग करनी हो, परचेज़ करना हो या सेल करना हो, तो आप किस तरह से जो है वो डील कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने परचेज़ करना है या सेल करना है किसी भी सिक्योरिटी का, तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहला आप ये ध्यान रखेंगे कि उन्हीं कंपनी के शेयर्स को आप परचेज़ या सेल कर सकते हैं जो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, है ना। उसके अलावा ऐसी कंपनी के शेयर्स को आप नहीं खरीद सकते जो लिस्टेड नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको करना होता है सिलेक्शन ऑफ ए ब्रोकर। मतलब आप अपने आप जाकर जो है वो इन्वेस्टर से नहीं मिल सकते, या जिसने ख़रीदना है या बेचना है वो आपस में डीलिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ब्रोकर का सिलेक्शन करना होता है कि आप किस ब्रोकर के अंडर जो है वो डील करना चाहते हैं। और ये भी देखना आपने ये ब्रोकर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली जो है वो इस ब्रोकर से कांटेक्ट कर सकता है, या थ्रू हिज बैंक, कि बैंक के थ्रू भी उनके पास भी डिटेल होती है कि कौन कौन से ब्रोकर हैं, उनसे डील कर सकता है। फिर जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है इन्वेस्टर की, ब्रोकर उसको चेक करेगा कि व्हाट यू वांट टू सेल और परचेज़, आप ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो ब्रोकर आपसे पूरी डिटेल लेगा, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो आपका एक बैंक अकाउंट खोल देता है, एक अकाउंट खोल देता है, एस्क्रो अकाउंट भी बोलते हैं, है ना। और डीमैट अकाउंट वो ओपन कर देता है, जिसके थ्रू वो डीलिंग करता है परचेज़ की और सेल की। फिर देखिए, सेकंड आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर, कि जब ब्रोकर ने आपका अकाउंट खोल लिया अपने पास विद द ब्रोकर, तो क्लाइंट जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है सेलिंग के लिए भी और परचेजिंग के लिए। तो वो ब्रोकर की हेल्प ले सकता है कि कौन कौन सी सिक्योरिटी वो ख़रीदना चाहता है ना, और किस रेट में ख़रीदना चाहता है, किस टाइम पर ख़रीदना चाहता है। तो नंबर ऑफ़ सिक्योरिटी टू बी परचेज इन प्रॉपर टाइम, एट व्हाट टाइम ही वांट टू परचेज़, वो सिक्योरिटी के बारे में उसको बता देता है और वो उसको फिल कर देता है। तो क्लाइंट टेल टू हिज ब्रोकर अबाउट द परचेज ऑफ शेयर, उनके नंबर और एट विच प्राइस दे वांट टू परचेज वो बता देता है। तो टेंटेटिव प्राइस अगर उसको बता दिया जाए तो उसके आसपास अगर कुछ मार्केट में अवेलेबल हो रहा है तो फिर वो ब्रोकर जो है वो क्लाइंट को बता देता है। लेकिन अगर एक डेफिनेट प्राइस ही बता दिया जाता है कि इतने का ही परचेज़ करना है, तो फिर ब्रोकर वेट करता है कि अगर वो प्राइस होगा तो ही वो आपको बताएगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप था यू हैव टू सिलेक्ट द ब्रोकर, आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना है। ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने ब्रोकर अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका एक अकाउंट खोल लेता है अपने पास, और फिर आपसे पूछ लेता है व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू सेल और परचेज़। अगर आपको सेल करना है तो फिर उसके लिए भी आपको बताना होगा कि एट व्हाट प्राइस यू वांट टू सेल, है ना। और अगर परचेज़ करना है तो वो भी आपको बताना होगा। तो जहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांजेक्शन करने वाला पर्सन मिल जाता है तो ब्रोकर आपसे कांटेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। फिर ब्रोकर जो है वो रेट या नंबर फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी अपने कंप्यूटर में एंटर कर देता है। जो उसने आपसे जो है पूछा है, आपने जो कंडीशंस बताई हैं उसके अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर में एंटर कर देता है, और फिर इसको फॉरवर्ड कर देता है टू द एक्सचेंज, ताकि वो सभी ब्रोकर्स को दिख सके, है ना। परचेज़र ने जो बताया या सेलर ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग वो एंटर कर देता है और फिर उसको एक्सचेंज को फॉरवर्ड कर देता है। तो रेट और नंबर, कितने शेयर्स आप बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, वो सभी ब्रोकर्स को अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाते हैं, है ना। और जहाँ रेट मैच हो जाता है, जैसे आपने 10 रुपये का सेल करना है और परचेज़ करने वाला पर्सन भी मिल जाता है, तो वहाँ ट्रांजेक्शन हो जाती है ना। अदरवाइज़ ट्रांजेक्शन वेट करती रहती है कि जब तक कोई इस तरह का पर्सन जो आपके रेट के अकॉर्डिंग मैच नहीं होता, तब तक वो ट्रांजेक्शन कंप्यूटर पे ही रहती है। और उसमें अगर आप चेंज करना चाहें तो फिर ब्रोकर चेंज कर सकता है ताकि ट्रांजेक्शन प्लेस हो जाए, है ना। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेप। अब देखिए, सपोज़ मैच हो गया कि परचेज़ करने वाला और सेल करने वाला का प्राइस मैच हो गया, तो फिर ट्रांजेक्शन जो की जा सकती है। तो ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है टू हिज क्लाइंट मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडेड, कि कौन सी सिक्योरिटी जो है वो ट्रेड की जा रही है, उसका नंबर और प्राइस। तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है ब्रोकर वो भेजता है परचेज़र के पास भी और सेलर के पास भी। फिर देखो अब सेटलमेंट कैसे होगा।
ये चारों स्टेप आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले यू हैव टू सिलेक्ट अ ब्रोकर, सपोज यू वांट टू सेल योर सिक्योरिटी। फिर सेकंड है प्लेसिंग एन ऑर्डर। फिर ब्रोकर अगर सेटिस्फाई होगा तो आपका अकाउंट खोल लेगा अपने पास और डिटेल नोट कर लेगा कि एट व्हाट प्राइस यू वांट टू सेल, है ना, और किस डेट तक आप सेल करना चाहते हैं, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स या जो भी सिक्योरिटी आपके पास है वो कितनी है। फिर ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा जिसमें कि वो बताएगा कि ट्रांजैक्शन अगर प्लेस होती है तो किस रेट पर होगी और क्या डेट है, कौन सा पर्सन है। ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार कर लिया जाता है, कि ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जो अपने क्लाइंट को देगा जिसमें सिक्योरिटी की डिटेल होती है। अब देखिए फिफ्थ स्टेप हमारा आता है सेटलमेंट, लास्ट स्टेप है। इसमें जो सिक्योरिटी हैं वो दो फॉर्म में हो सकती हैं, एक तो फिज़िकल फॉर्म में और एक डीमेटलाइज्ड फॉर्म में, है ना। फिज़िकल फॉर्म मतलब एक्चुअल जो उसका सर्टिफिकेट है। तो इसमें अगर सेटलमेंट होता है तो ऑब्वियसली जो सेलर है ना, सेलर है वो अपनी सिक्योरिटीज़ हैंड ओवर करेगा टू द ब्रोकर फिज़िकल फॉर्म में, और एक ट्रांसफ़र डीड पर भी साइन करेगा, है ना, वो अपने ब्रोकर को देगा साइन करके ऑन द सेम डे। फिर जो ब्रोकर है वो उसको स्टॉक एक्सचेंज को जो है वो शेयर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र डीड वो हैंड ओवर करेगा। ठीक है। और उसके बाद दूसरी तरफ जो बाइंग ब्रोकर है जिसने ख़रीदा है वो उसको डिपॉजिट करानी होगी मनी विद द क्लियरिंग बैंक ऑफ एक्सचेंज। तो देखो सारा जो काम हो रहा है वो ब्रोकर्स या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है कि वो अपनी मनी डिपॉजिट कराएगा क्लियरिंग बैंक एक्सचेंज के जो क्लियरिंग बैंक है उसके पास, और ये प्रोसेस कंप्लीट होगी पे इन डे पर, है ना, स्पेसिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। वो दिन बता देंगे कि इस दिन को पेमेंट होनी है और इस दिन को आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो दे दिए जाएंगे। फिर एग्ज़ामिन कर ली जाएगा, ड्राफ्ट और चेक जो भी दिया उसको चेक कर लिया जाएगा, और सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को भी चेक किया जाएगा कि वो ठीक है या नहीं। फिर जो क्लियरिंग हाउस है वो पेमेंट करेगा टू द सेलिंग ब्रोकर, ब्रोकर को पेमेंट करेगा, और जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट था वो बाइंग ब्रोकर को देगा, है ना। जब वो देता है तो उसको हम पे आउट डे कहते हैं। पे इन डे पर अमाउंट आया, पे आउट डे पर सिक्योरिटी गई टू द बाइंग ब्रोकर। तो आई थिंक सेटलमेंट जो है क्लियर हो गई होगी। जैसे सपोज़ किसी ने सेल करनी है तो सबसे पहले जो सेलर है वो अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो हैंडओवर करेगा टू द सेलिंग ब्रोकर, और एक ट्रांसफ़र डीड भी होगी उसके ऊपर भी साइन करेगा, उसको हैंडओवर करेगा। फिर जो सेलिंग ब्रोकर है वो स्टॉक एक्सचेंज को दे देगा, है ना, जो भी कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज है। और दूसरी तरफ जिसने परचेज़ करना है वो क्या करेगा कि उतने का अमाउंट का जो चेक है या ड्राफ्ट है वो बाइंग ब्रोकर, उसका ब्रोकर अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, तो अलग होगा तो उसको वो पेमेंट प्रोवाइड कर देगा। वो पेमेंट चेक है, ड्राफ्ट है, कैश है, जो भी है क्लियरिंग हाउस के पास वो चली जाएगी। फिर क्लियरिंग हाउस उसको एग्ज़ामिन करेगा, और एग्ज़ामिन करके और फिर एक पे आउट डे फिक्स किया जाएगा। उस डे पर जो क्लियरिंग हाउस है वो पेमेंट करेगा टू द सेलिंग ब्रोकर, है ना, और जो बाइंग ब्रोकर है उसको सिक्योरिटी या सर्टिफिकेट दे देगा, जो कि बाइंग ब्रोकर किसको दे देगा, क्लाइंट को दे देगा। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है फिज़िकल फॉर्म में। अब उसके बाद देखो सेकंड आता है डीमेटलाइज्ड सिक्योरिटी। डीमेटलाइज मतलब आपके पास फिज़िकल फॉर्म नहीं है, आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट आपका खुला हुआ है। तो इस केस में अगर आपने सेल करनी है तो जो इन्वेस्टर है वो इंस्ट्रक्ट करेगा अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कि उसके अकाउंट को, डीमेट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए, जितनी सिक्योरिटीज़ उसने बेची हैं, है ना, तो उसके में डेबिट कर दिया जाएगा। और क्रेडिट करेगा किसको, वो ब्रोकर के अकाउंट को, सेलर का जो ब्रोकर है। तो यहाँ पर जो ब्रोकर है उसको वो राइट दे रहा है, उसको अथॉरिटी दे रहा है कि उसकी सिक्योरिटीज़ को वो आगे हैंड ओवर कर सकता है ना। तो और अगर परचेज़ है तो इन्वेस्टर हैज़ टू इशू द चेक, उसको चेक देना पड़ेगा ब्रोकर को फॉर पेमेंट ऑफ सच सिक्योरिटी। तो बिफोर पे इन डे से पहले जो ब्रोकर है सेलिंग क्लाइंट का, वो सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करेगा टू द क्लियरिंग हाउस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जैसे फिज़िकल फॉर्म में था ना, उसी तरह से डीमेटलाइज्ड फॉर्म में भी यही होगा कि जो सिक्योरिटी इन्होंने यहाँ डेबिट की थी वो क्लियरिंग हाउस को वो ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब जो सेलिंग एजेंट का जो ब्रोकर है जिसके अकाउंट में वो क्रेडिट हुआ था, अब इसके अकाउंट में डेबिट होगा और वो कहाँ चली जाएंगी, स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग हाउस पे। ठीक है। फिर पे आउट डे वाले दिन जो क्लियरिंग हाउस है वो पेमेंट कर देगा टू द सेलिंग ब्रोकर को पेमेंट करेगा, और जो परचेजिंग ब्रोकर है उसके अकाउंट में जो सिक्योरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। अब जो इन्वेस्टर है वो ब्रोकर से अपनी पेमेंट रिसीव कर लेगा, सेलिंग ब्रोकर से, और उधर जो परचेज़र है उसको क्या मिल जाएंगी, सिक्योरिटी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी।
है ना। तो इस तरीके से जो है वो परचेज़ और सेल, चाहे वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में हो या फिज़िकल फॉर्म में हो, इस तरह से परचेजिंग हो जाती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट 6 इसने स्टेप दिया है रोलिंग स्टेटमेंट। ये छोटे क्वेश्चंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। रोलिंग स्टेटमेंट क्या होता है कि जैसे ट्रेडिंग करनी है, अब आज आपको परचेज़ करना है या आज आपको सेल करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आज की डेट में ही आपने डिसीज़न लिया और आज की डेट में आप पेमेंट कर देंगे। यू हैव टू परचेज़। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ऊपर जो 5 स्टेप हुए, इसमें कई दिन लग जाते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए जितने दिन अलाउ करता है स्टॉक एक्सचेंज, है ना, उसको हम कहते हैं टी प्लस जितने डेज़। टी मीन्स ट्रेडिंग, T+5 सेटलमेंट जो पहले होता था, लेकिन अब इसका जो टाइम कर दिया गया वो 2 डेज़ है। मतलब 2 डेज़ में आपको अरेंज करना है परचेज़ या सेल जो भी करना है, तो इसको हम कहते हैं T+2 सेटलमेंट सिस्टम। तो इसको हम कहते हैं रोलिंग सेटलमेंट। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेजर टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, है ना। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, ताकि परचेज़र या सेलर उनमें से किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, है ना। तो उतने डेज़ उनको दे दिए जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो सेबी ने ये इंट्रोड्यूस किया रोलिंग स्टेटमेंट जनवरी 2000 में, और इस इंट्रोड्यूस जो किया था वो किस फॉर्म में किया था, T+5 सेटलमेंट में, जिसको अब चेंज कर दिया गया है T+2। तो T मीन्स ट्रेड और 2 मीन्स 2 डे इज़ गिवन फॉर डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी एंड कैश पेमेंट। मतलब इस ट्रांजेक्शन के लिए इतना टाइम उनको दिया जाता है। उसके बाद देखिए स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइजेस सेट होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज प्राइस को फिक्स करता है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो ऑब्वियसली उसके मार्केट प्राइस बढ़ेंगे, और अगर वो लॉस में जा रही है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो उसके मार्केट प्राइस कम हो जाएंगे। और इसी तरह से डिविडेंड, कि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड पे कर रही है टू देयर शेयर होल्डर्स, तो रेट बढ़ जाएंगे, और अगर नहीं कर रही तो वो कम हो जाएंगे। सेकंड फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन, कि सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी भी सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ जाती है ना, अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइजेस बढ़ जाएंगे, और अगर किसी की सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है ना, तो फिर उसके प्राइजेस कम हो जाएंगे। इसी तरह से रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी डायरेक्टली जो प्राइजेस को अफेक्ट करते हैं। कि जैसे सपोज़ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो परचेज़ करना शुरू कर देते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स को, अपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरीके से उन कंपनी के जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो बेचना शुरू कर देते हैं, अगर वो सेल करना शुरू कर देंगे, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो फिर इनके जो रेट हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना, सप्लाई बढ़ेगी तो। फोर्थ फैक्टर है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़, कि कई बार स्पेकुलेशन पर्पस के लिए भी शेयर्स को ख़रीदा और बेचा जाता है। कि कई बार स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी के जो शेयर्स के मार्केट प्राइस हैं, अगर वो कम होने वाले हैं, है ना, तो वो उन शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं कि फ्यूचर में उनके कम होने के चांसेस हैं, और उस टाइम पर जब वो कम हो जाते हैं तो फिर उनको परचेज़ कर लिया जाता है। तो ये हमारी कहलाती हैं स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। तो इसमें जो हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था वो इसी तरीके का था, जिसमें स्पेकुलेशन पर्पस के लिए ही सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा गया था। और एक देखो फैक्टर होता है गवर्नमेंट पॉलिसी, कि सरकार की पॉलिसी अगर इस तरह की बनती है कि वो मार्केट को अफेक्ट कर देती है ना, तो अगर वो फेवरेबल पॉलिसी है तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएंगे, और अगर वो अनफेवरेबल है, एडवर्स है, तो मार्केट प्राइस कम हो जाते हैं, है ना। रिसेंटली देखो जो अब चल रहा है कि कंपनी में अगर आप कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए जब वो डिविडेंड रिसीव करते हैं तो वो टैक्स से बिल्कुल उनको क्या मिलती है, टैक्स लायबिलिटी से छूट मिलती है ना, यानी डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो इट मीन्स उनको एनकरेज किया जा रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपनी के शेयर्स में, तो उससे जो उनको रिटर्न मिलेगी वो बिल्कुल टैक्स फ्री है ना। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी मोटिवेट करती है कि आपको क्या करना है, परचेज़ करना है या सेल करना है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट, कि अगर बैंकिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं, ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर बैंकिंग सेक्टर अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है ना, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोचेंगे कि बजाय के शेयर्स में या इस तरह की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने की बजाय वो बैंक में डिपॉजिट करा दें, जहाँ उनकी मनी सेफ़ भी है और कोई रिस्क भी नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं बैंक के, तो फिर वो एनकरेज होंगे कहाँ, किस तरफ, शेयर मार्केट की तरफ,
है ना। और एक देखो लास्ट फैक्टर है ट्रेड साइकिल, कि जो ट्रेड साइकिल है वो भी कैपिटल मार्केट को इफ़ेक्ट करती है। जैसे मान लो जो प्राइजेज़ हैं वो कब बढ़ेंगे, बूम पीरियड में, है ना। जब बूम पीरियड होगा, जब लोगों के पास मनी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा परचेज़ करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो डिमांड बढ़ जाती है शेयर्स के लिए, और डिमांड बढ़ते ही प्राइजेज़ बढ़ जाते हैं। बट अगर डिप्रेशन स्टेज है कि लोगों के पास मनी नहीं है ना, तो इस सिचुएशन में जो मार्केट प्राइस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, जो फैक्टर्स ये बताते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइस फिक्सेशन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर, है ना। तो ये अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर। देयर आर 4 टाइप्स। जैसे बात करें थी स्पेकुलेटर्स की, कि स्पेकुलेटर्स वो पर्सन होते हैं जो फॉर द परचेज़, मतलब शेयर्स को उस टाइम परचेज़ करते हैं जब प्राइजेस कम हो रहे होते हैं या कम हो जाते हैं, और सेल उस टाइम करते हैं जब उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो वो उनका पर्पस उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना नहीं होता, उनका पर्पस होता है कि बाय सेल और परचेज़ कुछ प्रॉफिट कमाना, है ना। तो ये देखो, ये कुछ टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर दिए हैं, अभी हम इसको करेंगे, अभी आप यहीं तक करना।